पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। निगल लिया तारा। C11 आराम। खंड 3 अध्याय 11 विश्राम। लुओ फैंग को पता था कि उसने अपने आध्यात्मिक पाठक होने का रहस्य तब उजागर किया जब उसने सभी को बचाने के लिए अपने फेंकने वाले चाकू का इस्तेमाल किया। हर किसी को शायद पहले से ही इसका अनुमान था और फिर भी वे जानबूझकर मुझे ऐसे चेहरे से देखते हैं। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। लुओ फैंग ने एक असहाय मुस्कान बिखेरी। मैं एक आध्यात्मिक पाठक हूँ। हाँ हाँ, चेंगू जोर से हंसा। लुओ फैंग, मुझे पता था कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। वेई क्विंग और वेई टाई ने भी मुस्कुराहट छोड़ी। एक स्पिरिट रीडर। हमारे फायर हैमर स्क्वाड में एक स्पिरिट रीडर भी दिखाई दिया है। गाओ फैंग ने हंसते हुए सिर हिलाया। मुझे पता है कि अगर टाइगर फैंग स्क्वाड को पता होता कि लुओ फैंग इतना शक्तिशाली है, तो उन्होंने ये धूर्त चाल नहीं अपनाई होती। अगर उन्हें पता होता कि उन्होंने एक स्पिरिट रीडर को दुश्मन बना लिया है, तो उन्हें निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। वेई टाई ने हंसते हुए कहा, उन्हें इसका जीवन भर पछतावा रहेगा। झांक के, जो किनारे पर लेटा हुआ था, ये कहने से खुद को नहीं रोक सका। टाइगर फैंग दस्ते में ट्रैश के सबसे शक्तिशाली सदस्य सिर्फ वे दो मध्यवर्ती स्तर के सरदार हैं। लुओ फैंग के वर्तमान फिटनेस स्तर के साथ, वह मुश्किल से उन्नत योद्धा स्तर तक पहुंच पाता है। नियमों के अनुसार, एक स्पिरिट रीडर अपने फिटनेस स्तर से 2 स्तर ऊपर होता है, इसलिए उसे मध्यवर्ती सरदार स्तर में कदम रखना चाहिए। हालांकि, एक मध्यवर्ती सरदार स्तर का स्पिरिट रीडर उसी स्तर के अस्तित्व को नष्ट कर देगा, ताकि वे अपने से एक स्तर ऊपर के लड़ाकू से लड़ सकें। सभी सेनानियों ने एक आत्मा पाठक के आतंक को समझा। उसी स्तर पर, वे निश्चित रूप से किसी भी अन्य लड़ाकू को नष्ट कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ब्लेड तकनीक, परिरक्षण तकनीक या शरीर तकनीक कितनी अच्छी है, एक स्पिरिट रीडर दूर से अपने नियंत्रित फेंकने वाले चाकू से हमला कर सकता है। फेंकने वाले चाकू तुरंत दिशा बदल सकते हैं और ध्वनि की गति से भी तेज उड़ सकते हैं। समान स्तर का लड़ाकू कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? सिर्फ लुओ फैंग ही पूरे बाघ के दांत वाले दस्ते को नष्ट कर सकता है। चेंगू ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, फायर हैमर स्क्वाड के साथ खिलवाड़ करना टाइगर फैंग स्क्वाड द्वारा किया गया अब तक का सबसे मूर्खतापूर्ण काम है। इस बार, हम वास्तव में भाग्यशाली निकले। गाओ फैंग ने आह भरी। गाओ फैंग का फिटनेस स्तर मुश्किल से मध्यवर्ती सरदार स्तर तक पहुंचता है, लेकिन राक्षसों की भीड़ के सामने वह असहाय था। एक नियमित सेनानी और एक आत्मा पाठक के बीच यही अंतर है। भाई झांक। लुओ फैंग झांक के सामने बैठ गया और झांक के पीले चेहरे को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मैंने झांक जीहू के साथ जो किया उसके कारण टाइगर फैंग दस्ते ने ऐसा किया होगा। भाई झांक की बाह, मुझे क्षमा करें। इस समय, फायर हैमर दस्ता शांत हो गया और वे सभी लुओ फैंग और झांके को देख रहे थे। लुओ फैंग, झांके ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा हर चीज के लिए खुद को दोष न दें। इस बार, ये निर्विवाद तथ्य है कि आपने हमारी पूरी टीम को बचा लिया। जहां तक मेरी बात है। झांके ने अपना सिर नीचे किया और अपने दाहिने कंधे के घाव को देखा। उसका दाहिना हाथ पहले से ही राक्षसों की भीड़ में खो गया था। एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में मेरा जीवन व्यवहारिक रूप से समाप्त हो गया है। झांके ने आह भरी। गाओ फैंग, चेंगू, वे जिया भाई और लुओ फैंग सभी चुप थे। हालांकि, झांके ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वास्तव में सबसे अच्छी स्थिति है जिसकी मैंने भविष्यवाणी की है। मुझे अभी भी याद है जब मैं ग्रैंड निर्वाण काल के दौरान एक बच्चा था। भव्य निर्वाण काल के दौरान, मैंने स्वयं राक्षसों द्वारा बड़ी संख्या में मनुष्यों को मारे जाते देखा। उस समय, मैंने वादा किया था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो इन राक्षसों को अपने हाथों से मार डालूंगा और हीरो बन जाऊंगा। मैं हमेशा कड़ी मेहनत करता रहा हूँ। और आखिरकार, मैं एक लड़ाकू, एक स्वतंत्र सेनानी बन गया। मैंने जंगल में प्रवेश किया और कई राक्षसों को मारकर अपना बचपन का सपना पूरा किया। आखिरकार मैं लोगों की नजरों में हीरो बन गया। मेरी पत्नी ने मेरी प्रशंसा की और आखिरकार मुझसे शादी कर ली। मेरी बेटी के पास भी एक पिता के रूप में हमेशा गर्व करने लायक एक शक्तिशाली योद्धा था। जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे जैसे मैंने अधिक से अधिक राक्षसों को मारा, मैं धीरे धीरे इससे थकने लगा। जब भी मैं जंगल में प्रवेश करता था, मेरी पत्नी और बच्चे हमेशा मेरी मृत्यु की संभावना के बारे में चिंतित रहते थे। मुझे ये भी चिंता है कि मैं अब उन्हें नहीं देख पाऊंगा। हालांकि, मुझ में बाहर निकलने का साहस नहीं था। झांके ने धीरे से कहा, ये पिछले लगभग 10 वर्षों से ऐसा ही है, और मुझे इसकी आदत हो गई है। इस समय, लुओ फैंग का दिल भी सहज नहीं था। परिवार, उसका एक भाई और माता पिता भी थे, जो सभी उसकी चिंता करते थे। आखिरकार इस घाव ने मुझे बाहर निकलने का कारण दे दिया। झांके थोड़ा मुस्कुराए।
मैं पिछले लगभग 10 वर्षों में इससे थक गया हूँ। भविष्य में मैं अपने युद्ध रिकॉर्ड का उपयोग किसी क्षेत्र के डोजो ऑफ लिमिट्स का प्रशिक्षक बनने के लिए कर सकता हूँ। मेरे पास अधिक समय होने से मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अधिक समय बिता सकता हूँ। और मेरी पीठ पर आप लोग हैं। छोड़ने से पहले एक भाई के रूप में एक स्पिरिट रीडर रखने में सक्षम होना, हाँ, मुझे लगता है कि यह इसके लायक है। लुओ फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। भाई, आरामदायक, शांत जीवन का आनंद ले, गाओ फैंग ने प्रोत्साहित किया। भविष्य में अपनी किसी भी समस्या के लिए मुझसे मिलें। हम 7-8 साल से एक साथ हैं, इसलिए हम मरते दम तक भाई हैं। हम, झांकी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। यदि मुझे कोई कठिनाई आती है, तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों को ढूंढ लूंगा। विशेषकर लुओ फैंग। मैं जानता हूं कि स्पिरिट रीडर्स पागलपन भरे विकास के दौर से गुजरेंगे, इसलिए आपकी ताकत जल्द ही आसमान छू जाएगी। भविष्य में तुम अद्भुत बन जाओगे। बेहतर होगा कि आप मदद के लिए मेरे अनुरोध को अस्वीकार न करें। मुझसे मदद मांग रहे हैं। यह आंशिक रूप से भाई झांक का धन्यवाद था कि मैं फायर हैमर दस्ते में प्रवेश कर सका। और भाई झांक के साथ जो हुआ वह शायद मेरी वजह से हुआ, तो मैं कैसे मदद नहीं कर सकता। भाई झांक, आपकी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं, लुओ फैंग ने कहा। झांकी ने सिर हिलाया और जिज्ञासा से पूछा, ओह हाँ, लुओ फैंग, आपने इस तथ्य को कैसे छुपाया कि आप एक आध्यात्मिक पाठक हैं? मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मैं बहुत अधिक परेशानी से निपटना नहीं चाहता था, लुओ फैंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। अगर ये तथ्य सामने आ गया कि मैं एक आध्यात्मिक पाठक हूँ, तो मैं शायद एक शांत जीवन नहीं जी पाऊंगा। उन्होंने पढ़ा कि फाइटर बनने के बाद उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को लिमिट होम के बोर्ड पर गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वह इसका खुलासा कर देगा, तो वह डोजो ऑफ लिमिट्स में केंद्रित प्रशिक्षण का लक्ष्य बन जाएगा। सबसे पहले उसे डोजो ऑफ लिमिट्स के विश्व मुख्यालय में भेजा जाएगा, और फिर उसे महान प्रशिक्षण से गुजरना होगा, और फिर वहां सभी प्रकार की महान परिस्थितियां होंगी। लेकिन वह अपना वर्तमान शांत जीवन जारी रखने में असमर्थ होगा। भले ही वह अब जंगल में जाता है, कम से कम वह कभी कभी अपने माता पिता के साथ रह सकता है। गाओ फैंग ने सिर हिलाया। लुओ फैंग की सोच बुरी नहीं है। चाहे वह सेना हो, व्यक्तिगत डोजो हो, या अमीर परिवार हो, वे सभी स्पिरिट रीडर्स प्राप्त करने की कोशिश में पागल हो रहे होंगे। एक बार जब एक नया स्पिरिट रीडर प्रकट होता है, तो प्रत्येक शक्तियां उसके लिए लड़ेंगी। सेना हर तरह की चालें चलाएगी, इसलिए डोजो अपने स्पिरिट रीडर्स को देश की सीमाओं के बाहर तब तक भेजेंगे जब तक वे सेना के साथ समझौता नहीं कर लेते। उसके बाद ही वे स्पिरिट रीडर को वापस आने देंगे। एक आत्मा पाठक एक तुरुप का पत्ता है। प्रत्येक स्पिरिट रीडर का बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए सभी शक्तियां उन पर लड़ती हैं। भले ही उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हो, वे एक सेनानी का नियमित जीवन खो देंगे। कैप्टन, मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे गुप्त रखने में मेरी मदद करेगा, लुओ फैंग ने कहा। हाँ बिल्कुल, हमारा लड़ाकू दस्ता आपके लिए ये रहस्य छिपाकर रखने में प्रसन्न होगा, गाओ फैंग जोर से हंसे। चेंगू ने भी उत्साह से पक्ष में सिर हिलाया। हाँ, हमारे फायर हैमर दस्ते के पास एक स्पिरिट रीडर है, और अन्य लड़ाकू दस्तों को यह नहीं पता है। हम्फ, हम उनके सामने उतने मजबूत नहीं दिखेंगे, इसलिए वे सतर्क नहीं होंगे। इसलिए यदि कोई हमारे साथ खिलवाड़ करता है, तो उन्हें भारी परेशानी होगी, और भविष्य में राक्षसों का शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। एक तुरुप का पत्ता केवल एक तुरुप का पत्ता है यदि आप इसे छिपाते हैं। एक बार जब आप इसे प्रकट कर देंगे, तो इसका पहले जैसा प्रभाव नहीं रहेगा। वे टाई ये कहने से खुद को नहीं रोक सके। हाँ, और जब कप्तान किसी राक्षस से आमने सामने लड़ रहा हो, तो लुओ फैंग अपने फेंकने वाले चाकू का इस्तेमाल चुपके से हमला करने के लिए कर सकता है। एक मारो। वे किंग ने पक्ष लिया। हाँ, लुओ फैंग हमला करने के लिए अपने ब्लेड का उपयोग कर सकता है, जिससे राक्षसों को लगता है कि वह मुख्य रूप से अपने ब्लेड से हमला करता है। उसके बाद लुओ फैंग गुप्त रूप से अपने फेंकने वाले चाकू का उपयोग कर सकता है और उन्हें आश्चर्यचकित कर सकता है। निश्चय ही राक्षस के पास रोने का भी समय नहीं होगा। एक दस्ते में एक स्पिरिट रीडर तुरंत पूरे दस्ते की ताकत 10 गुना बढ़ा सकता है। फायर हैमर दस्ते के सभी सदस्य उत्साहपूर्वक दस्ते में लुओ फैंग की क्षमता के बारे में चर्चा कर रहे थे। स्पष्ट रूप से एक स्पिरिट रीडर फायर हैमर दस्ते को बहुत लाभ पहुंचाता है। थोड़ी देर बाद फायर हैमर दस्ते के सभी सदस्य आराम करने लगे। आकाश भी धीरे धीरे अंधकार में और तारों से भर गया। तारों से भरे आकाश के नीचे लुओ फैंग चुपचाप छत के किनारे पर बैठ गया, अपने बीच हुई लड़ाई के बारे में सोच रहा था। आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कवच भेदी गोली पर 9 स्टेज थंडर ब्लेड के पहले चरण को खींचने में कामयाब रहा।
जब उसने इस बारे में सोचा तो लुओ फैंग खड़े होने और अपना भूत ब्लेड निकालने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक कदम के साथ शरीर का मुख्य भाग कमर व्यवहारिक रूप से तुरंत बल के साथ फटना पड़ता है, लेकिन साथ ही जब मांसपेशियों से शक्ति कलाई तक पहुंचती है तो कमर को स्वाभाविक रूप से बल की एक और लहर भेजनी पड़ती है। ये दोनों ताकतें एक साथ जुड़ती हैं और कलाई तक पहुंचती हैं। पुच्छी भूत के ब्लेड ने विशाल आकाश में एक ठंडी रोशनी खींची। वास्तव में मैं एक और बल लगा सकता हूँ। इन दोनों ताकतों को मिलाकर 70 जोड़ 70, जो ताकत का 140% है। लुओ फेंग ने भी इसे महसूस किया। पहले चरण के बाद उसका शरीर अब और अधिक बल नहीं छोड़ सकता। हालांकि ये पहले से ही काफी अच्छा था। 9 स्टेज थंडर ब्लेड को सीखना काफी कठिन है, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से जीवन और मृत्यु की सीमा पर पहले चरण में प्रवेश करने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि भविष्य में भी ऊपर चढ़ते रहने की उम्मीद है। अचानक वो नीचे कहीं से एक क्रोधित भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। फायर हैमर दस्ते के सदस्य, जो तारों से भरे आकाश के नीचे आराम कर रहे थे, सभी सदमे से जाग गए। यह एक भेड़िए की चीख है, गाओ फैंग ने गंभीरता से कहा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वहां भेड़िए जैसे राक्षस हैं। चेंगू ने गहरी सांस ली। हर एक भेड़िया प्रकार का राक्षस शक्तिशाली था। भेड़िया प्रकार, लुओ फैंग भी हैरान था। ग्रैंड निर्वाण काल से पहले बहुत कम भेड़िया प्रकार के राक्षस थे और उनकी क्रूरता बेजोड़ है। महानिर्वाण काल के बाद न जाने भेड़िए जैसे राक्षस कितने अधिक वहशी और क्रूर हो गए हैं। उनकी ताकत भी आज भी बेजोड़ है। लुओ फैंग ने अपनी दूरबीन ली और छत के किनारे पर भेड़िए की चीख की आवाज की ओर देखा। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C12 सिल्वर मून वुल्फ खंड 3 अध्याय 12 सिल्वर मून वुल्फ। दूरबीन के बिल्ट इन नाइट विशन फंक्शन की मदद से उसने तुरंत पाया कि उससे 2 मील दूर एक सड़क पर एक बड़ा भेड़िया था। भेड़िया लगभग 3 मीटर ऊंचा और 5 या 6 मीटर लंबा था। उसके शरीर के सभी बाल भूरे थे, लेकिन उसके सिर पर कुछ सफेद बाल छिपे हुए थे। यहाँ तक कि उन्हें अलग करने वाली बड़ी दूरी के बावजूद लुओ फैंग अभी भी उस आभा को महसूस कर सकता था जो क्रूर भेड़िया उत्सर्जित कर रहा था। ये है, लुओ फैंग ने भेड़िए की तुलना अपने दिमाग में मौजूद राक्षसों के डेटा से की। ये शिकारी है, सिल्वर मून वुल्फ, चेंगू ने आश्चर्य से कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह भेड़ियों का राजा है, सिल्वर मून वुल्फ। लुओ फैंग चौंके बिना नहीं रह सका। हाँ, यह एक चांदी का चांद भेड़िया है। भेड़ियों के राजा के रूप में, यहाँ तक कि सबसे कमजोर वयस्क सिल्वर मून वुल्फ भी कम से कम मध्यम स्तर का कमांडर है। कमांडर स्तर के सिल्वर मून भेड़ियों के फर आमतौर पर भूरे रंग के होते हैं, लेकिन जब वे लड़ना शुरू करते हैं तो पूरा फर चांदी के रंग का हो जाता है और उनके माथे पर सफेद बाल कभी कभी खून के रंग में बदल जाते हैं। यह अपनी भयावह चालों और जानलेवा पागलपन के लिए जाना जाता है और इसके फर की समाज में बहुत बड़ी कीमत है। सिल्वर मून वुल्फ की खोपड़ी, जिसमें बेजोड़ कठोरता और कई कार्य हैं, की कीमत भी बेहद ऊंची है। यह एक उच्च स्तरीय कमांडर स्तर का सिल्वर मून वुल्फ है। लुओ फैंग ने अपना निर्णय लेने के लिए शरीर के आकार और फर के रंग का इस्तेमाल किया और सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। एक उच्च स्तरीय कमांडर, और यह एक सिल्वर मून वुल्फ है। सभी उच्च स्तरीय कमांडर एक जैसे नहीं होते। उदाहरण के लिए, क्या एक स्पिरिट रीडर और एक फाइटर सिर्फ इसलिए एक समान है क्योंकि उनकी रैंक समान है? सिल्वर मून भेड़िए अत्यधिक क्रूरता के साथ पैदा होते हैं। देखो, इसका पेट घायल हो गया है और बहुत बुरी तरह से, वेई टाई ने चुपचाप कहा। अचानक घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने अपना सिर कप्तान गाओ फैंग की ओर कर लिया। कप्तान, ये भेड़ियों का राजा है, सिल्वर मून वुल्फ, एक उच्च स्तरीय सेनापति। इस एक सिल्वर मून वुल्फ का मूल्य 10 उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के लान मास्टिफ राक्षसों से भी अधिक है। हम इससे ढेर सारा पैसा कमाएंगे। चेंगू खुद को उत्साहित होकर कहने से नहीं रोक सका। कैप्टन, जल्दी करो और अपना निर्णय लो। वेई टाई भी खुद को रोक नहीं सके। कैप्टन, ये सिल्वर मून वुल्फ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये जल्द ही हमारी दृष्टि का क्षेत्र छोड़ देगा। हम अब और देर नहीं कर सकते। भले ही सिल्वर मून वुल्फ घायल हो गया हो, यह ऐसी चीज नहीं है जिससे हम निपट सकते हैं। गाओ फैंग ने चुपचाप कहा। अपने दिमाग को साफ करो, पैसे को अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक उच्च स्तरीय कमांडर का अत्यधिक घायल होना अत्यंत दुर्लभ है और कहने की जरूरत नहीं है। भेड़ियों के एक गंभीर रूप से घायल राजा सिल्वर मून वुल्फ से मिलना लॉटरी जीतने जैसा है।
यदि एक उच्च स्तरीय कमांडर स्तर का सिल्वर मून वुल्फ घायल नहीं होता, तो एक उन्नत सरदार भी प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। कप्तान, मैं कोशिश करूंगा, लुओ फैंग ने कहा। लुओ फैंग, गाओ फैंग ने झिझकते हुए कहा, क्या आप आश्वस्त हैं? मैं सिल्वर मून वुल्फ को मारने में बहुत आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी को नहीं मारा। लेकिन मुझे 100% यकीन है कि मैं बच सकता हूँ, लुओ फैंग ने हंसते हुए कहा। लोग स्पिरिट रीडर की उड़ने की क्षमता से सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। आध्यात्मिक बल का प्रयोग अकार्बनिक पदार्थ पर किया जा सकता है। लुओ फेंग अपने मिश्रित युद्ध जूतों पर तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता है, जिससे वह आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक कूद सकता है। उसके बाद वह अपनी ढाल अपने पैरों के नीचे रख सकता है और खड़ा हो सकता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वह ढाल को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लुओ फेंग स्वयं उड़ सकता है। उड़ना, यही वह क्षमता है जिससे लोग सबसे अधिक ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली वारगॉट स्तर का लड़ाकू भी ईर्ष्यालु होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये भी एक और कारण है कि सभी प्रमुख शक्तियां स्पिरिट रीडर्स को लेकर लड़ रही हैं। ठीक है, लुओ फेंग, सावधान रहो। यदि आप ये कर सकते हैं, तो करें। यदि आप नहीं कर सकते, तो अपने आप को मजबूर न करें। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, गाओ फैंग ने कहा जब उन्होंने लुओ फेंग को कार्य सौंपा। आराम करो, लुओ फेंग हंसा। हाथ में अपने भूत ब्लेड और ढाल के साथ लुओ फैंग सीधे 6 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट की छत से कूद गया। लुओ फैंग तेजी से नीचे उतरने लगा। एक नियमित उन्नत योद्धा 6 मंजिला इमारत से कूदकर प्रभाव का सामना करने में सक्षम होगा, लेकिन लुओ फैंग को ऐसा कुछ भी मूर्खतापूर्ण नहीं करना पड़ा। शक्तिशाली आकारहीन ऊर्जा का उपयोग उसके पैरों के नीचे मिश्र धातु वाले युद्ध जूतों पर किया गया था, और लुओ फैंग की गति तेजी से कम हो गई। वह धीरे से नीचे छोटे सेक्टर की जमीन पर उतरा। लुओ फैंग सीधे अद्भुत गति से दौड़ा। बंदर की तरह फुर्तीला, लुओ फैंग 2 छलांग लगाकर सड़क पर आ गया। फायर हैमर दस्ते के बाकी सदस्य छत पर अपनी दूरबीनों से बारीकी से देखते रहे। तो ये लुओ फैंग की असली ताकत है। वे टाई खुद को व्यक्त करने में मदद नहीं कर सके। कोई आश्चर्य नहीं कि स्पिरिट रीडर्स सेनानियों में से सबसे अधिक भयभीत समूह हैं। ये बहुत डरावना है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति से उनकी गति, चपलता आदि सभी अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच सकते हैं। और इसमें टेलीकिनेसिस भी है, जो और भी अधिक गड़बड़ है। ये गड़बड़ हो गया है, चेन गू सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। हाँ, तो आप सभी को खुश होना चाहिए, गाओ फैंग थोड़ा मुस्कुराए। एक स्पिरिट रीडर हमारे फायर हैमर दस्ते में ऐसे ही शामिल हुआ। जब उन्होंने ये सुना तो बाकी लोग अचानक हंस पड़े। कप्तान, दोस्तों, क्या आपको लगता है कि लुओ फेंग उस सिल्वर मून भेड़िए को मार सकता है? जमीन पर लेटते ही झांक के हंसे। कहना मुश्किल है, गाओ फेंग ने झिझकते हुए कहा, एक उच्च स्तरीय कमांडर स्तर का राक्षस। और लुओ फेंग मुश्किल से ही एक स्पिरिट रीडर के रूप में, मध्यवर्ती सरदार के रूप में योग्य हो पाता है। अगर वह एक कमजोर उच्च स्तरीय कमांडर के साथ काम कर रहा था, तो अभी भी उम्मीद है, लेकिन भेड़ियों के राजा के खिलाफ। शुक्र है कि यह शिकारी, सिल्वर मून वुल्फ, पहले ही घायल हो चुका है। लुओ फैंग को थोड़ी उम्मीद है। अभी भी उम्मीद है। लुओ फैंग को दौड़ते हुए देखते हुए समूह ने अपनी दूरबीनें पकड़ ली। काली बिजली की चमक की तरह लुओ फैंग सड़क पर दौड़ पड़ा। ये सिल्वर मून वुल्फ निश्चित रूप से तेजी से दौड़ता है। लुओ फैंग ने ये सोचकर शॉर्टकट अपनाया कि वह सिल्वर मून वुल्फ को रोक सकता है। किसने सोचा होगा कि उनके बीच अभी भी 1 मील का फासला था। यह बाएं मुड़ रहा है। लुओ फेंग अचानक बाईं ओर मुड़ गया और निर्दयतापूर्वक एक दीवार को पार कर एक परित्यक्त आवासीय क्षेत्र में कूद गया। सिल्वर मून वुल्फ का पीछा करते हुए उसने शॉर्टकट अपनाना जारी रखा। हा, 2 आरामदेह लेटे हुए शेर मास्टिफ राक्षसों ने मानव लुओ फेंग को देखा और प्रतिक्रिया में अचानक खड़े हो गए। उन्होंने धीमी चीख निकाली। जैसे ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया, जमीन गड़गड़ाने लगी, लेकिन लुओ फेंग ने दौड़ते समय अपना रास्ता बिल्कुल भी नहीं बदला। वह चकमा देने में भी बहुत आलसी था। पुच्छी 2 फेंकने वाले चाकू स्वचालित रूप से लुओ फेंग की जांघ से निकल गए और प्रकाश की 2 चमकें बनी। इतनी कम दूरी में 2 शेरों के पास चकमा देने का समय नहीं था और उनके सिर में छेद हो गया। 2 शेर मास्टिफ की आंखें सदमे से भर गईं क्योंकि उन्होंने जल्दी ही अपनी जान गंवा दी। गड़गड़ाहट, वे सीधे जमीन पर गिर गए, जिससे एक छोटा सा झटका लगा। बिना कोई खून लगे, दोनों फेंकने वाले चाकुओं ने एक रेखा बनाई और लुओ फेंग की जांघ पर वापस उड़ गए। लुओ फेंग चुपचाप पड़ोसी गली में कूद गया। एक नजर से उसने चांदी के चांद वाले भेड़िए को देखा जो लगभग 100 मीटर दूर एक गली के अंत में था। वो क्रूर सिल्वर मून वुल्फ रुक गया और बहुत दूर से दूर इंसान को घूरने लगा।
एक सिल्वर मून वुल्फ, एक भारी घायल सिल्वर मून वुल्फ। लुओ फैंग की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, तुम्हारे साथ हम देखेंगे कि मैं अभी कितना मजबूत हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा, लुओ फैंग एक एक कदम पर सिल्वर मून वुल्फ के पास पहुंचे। चांदी का चांद वाला भेड़िया चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। लगभग 3 मीटर लंबे सिल्वर मून वुल्फ की आंखें चमक उठी। उसी समय उसके शरीर पर बालों के माध्यम से एक अजीब ऊर्जा प्रवाहित हुई, जो तुरंत चांदी के रंग में बदल गई। चांदी का चांद भेड़िया चकाचौंध हो गया, यहाँ तक कि उसके माथे का सफेद रोया भी खून के रंग का हो गया। चांदी के रंग का शरीर और रक्त लाल मुकुट, ये सिल्वर मून वुल्फ है। लुओ फैंग एक एक कदम आगे बढ़े और सतर्क हो गए। जब उसने अपने और सिल्वर मून वुल्फ के बीच की दूरी को घटाकर 50 मीटर कर दिया, वाह! सिल्वर मून वुल्फ तुरंत प्रकाश की एक सफेद चमक बन गया और पलक झपकते ही उसके सामने था। ध्वनि की गति, लुओ फैंग की प्रतिक्रिया गति के साथ जिसका डोजो में अक्सर परीक्षण किया गया था, उन्होंने निर्धारित किया। इस सिल्वर मून वुल्फ की गति ध्वनि की गति के करीब है। लुओ फैंग का चेहरा बहुत बदल गया और वह तुरंत बिजली की तरह उछल पड़ा। व्यवहारिक रूप से ठीक उसी समय सिल्वर मून वुल्फ भी उछल पड़ा। ये छलांग महज 20 से 30 मीटर ऊंची थी। लुओ फैंग अपनी छिपी हुई ठंडी, रक्तलाल आंखों के साथ ध्वनि की गति के तहत सिल्वर मून वुल्फ का धुंधला चेहरा भी देख सकता था। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग उसके पैरों पर मिश्र धातु वाले युद्ध जूतों पर क्रूरतापूर्वक किया गया था, जिससे लुओ फैंग और भी ऊपर चला गया और सिल्वर मून वुल्फ के हमले से बच गया। तो क्या हुआ अगर आपकी गति ध्वनि की गति तक पहुंच जाए? क्या तुम मेरे फेंके हुए चाकुओं से भी तेज चल सकते हो? जैसे ही उसने सिल्वर मून वुल्फ को चकमा दिया, लुओ फैंग ने उसकी जांघ पर फेंकने वाले 6 चाकू निकाल लिए। 6 फेंकने वाले चाकू तुरंत 6 बहती रोशनी बन गए और एक जाल की तरह चांदी के चंद्रमा भेड़िया की ओर बढ़े। इतने वर्षों तक जंगल की यात्रा करने के बाद सिल्वर मून वुल्फ भी बेहद बुद्धिमान था। इसकी गति के साथ हवा में मानव सेनानी को इसके हमले से बचने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। केवल एक ही प्रकार का व्यक्ति हवा में इच्छानुसार दिशा और गति बदल सकता है। आत्मा पाठक। जब सिल्वर मून वुल्फ को एहसास हुआ कि उसके सामने मानव लड़ाकू एक आत्मा पाठक था, तो वह चौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन उस समय तक बिजली की तरह 6 फेंकने वाले चाकू पहले ही आ चुके थे। वो सिल्वर मून वुल्फ ने एक तेज, भेदी दहाड़ निकाली। ये हवा में दिशा या गति नहीं बदल सकता, ये केवल अपने शरीर को भयंकर रूप से मोड़ सकता था और अपने पंजों का उपयोग करके फेंकने वाले चाकुओं को दूर फेंक सकता था। इतनी कम दूरी के साथ लुओ फैंग की प्रतिक्रिया की गति इतनी तेज नहीं है कि वह फेंकने वाले चाकू को पंजों से बचा सके। पेंग पेंग, 6 फेंके गए चाकुओं में से 2 वास्तव में लगे, लेकिन लुओ फैंग, जो अभी भी हवा में था, मुस्कुराया। भले ही उसने 6 फेंकने वाले चाकू छोड़े हों, अभी तक वह केवल ये गारंटी दे सकता है कि 2 फेंकने वाले चाकू अपनी पूरी शक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो 6 फेंकने वाले चाकू चांदी के चंद्रमा भेड़िए को भ्रमित करने के लिए ही थे। इनमें से केवल 2 फेंकने वाले चाकू ही वास्तव में खतरनाक हैं। हंटर, तुम मेरे हाथों मरने वाले पहले कमांडर स्तर के राक्षस हो, लुओ फैंग हंसे। अचानक, मूल रूप से फुर्तीले फेंकने वाले 4 चाकुओं में से 2 ने अपनी शक्ति खो दी और अन्य 2 बिजली की तरह सिल्वर मून वुल्फ के पेट की ओर बढ़े। सिल्वर मून वुल्फ हवा में असहाय था, भले ही वह हमले को रोकने के लिए अपने पंजों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुची पुची, 2 फेंकने वाले चाकू पिछले घाव को भेदते हुए सीधे सिल्वर मून वुल्फ के शरीर में घुस गए। सिल्वर मून वुल्फ के आंतरिक अंगों को टुकड़ों में काट दिया गया था और क्रोधित सिल्वर मून वुल्फ ने नीचे गिरते ही अपनी आखिरी चीख निकाली। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप एड्स बाय पब फ्यूचर। निगल लिया तारा C13 विच्छेदन खंड 3 अध्याय 13 विच्छेदन। चांदी का चांद भेड़िया शक्तिहीन होकर हवा से गिर गया और उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे खत्म हो गया। जैसे ही वह मर गया, उसने अपने जीवन की यादों के बारे में सोचा। भेड़ियों के राजा सिल्वर मून वुल्फ के रूप में जब वह छोटा था, तब से ही वह भीड़ का नेता बनने की उम्मीद कर रहा था। ये हमेशा अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और भीड़ का नेता बनने से केवल एक कदम दूर था। हालांकि इस पर वारगॉट स्तर के लड़ाकू दस्ते ने घात लगाकर हमला किया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्र है, वह उस गति पर भरोसा करने में सक्षम था जिस पर उसे भागने पर गर्व था। हालांकि जब वह भाग रहा था, तो उसे सरदार स्तर के लड़ाकू दस्ते का सामना करना पड़ा। यदि यह घायल नहीं होता,
तो यह उन्हें आसानी से नष्ट करने में सक्षम होता। लेकिन ये काफी घायल हो गया था और यह सिपहसालार लड़ाकू दस्ता हर बार उसका पीछा करते हुए उसे परेशान करता रहा। चाहे वह कहीं भी भागे, वह दस्ता हमेशा उसका पीछा कर रहा था। वे घृणित मानव कमीने, कम से कम एक आध्यात्मिक पाठक के हाथों मरना उन कमीनों के हाथों मरने से बेहतर है। सिल्वर मून वुल्फ बेहद बुद्धिमान था। ये भेड़ियों का एक उच्च स्तरीय कमांडर स्तर का राजा था जो बुद्धि में गिरोह के नेता स्तर के राक्षसों को टक्कर दे सकता था। और गिरोह के नेता स्तर के राक्षस आमतौर पर इंसानों की तरह ही बुद्धिमान होते हैं। यदि इसे मरना है तो इसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों मरना होगा। पेंग, सिल्वर मून वुल्फ का बड़ा शरीर दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिर गया, जिससे आसपास की दीवारें डगमगा गईं और फिर गिर गईं। लुओ फैंग तेजी से इसके पीछे उतरा। हफ हफ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सिल्वर मून वुल्फ को मारने में सक्षम था। लुओ फैंग सिल्वर मून वुल्फ की लाश के पास खड़ा हो गया और एक लंबी आह भरी। उसके बाद लुओ फैंग के चारों ओर नाच रहे 4 चाकू उसकी जांघ पर लौट आए। हम 2 और फेंकने वाले चाकू होने चाहिए। लुओ फैंग ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। एक नजर से उसे सामने कंक्रीट के फर्श पर 2 गड्ढे नजर आए। झटकों से कंक्रीट का फर्श फट गया और छठी श्रृंखला के 2 फेंकने वाले चाकू ठीक इन्हीं 2 गड्ढों में थे। इस दृश्य के बाद लुओ फैंग गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। सिल्वर मून वुल्फ की गति और शक्ति दोनों अविश्वसनीय रूप से महान थे। अगर किसी अन्य दस्ते को पता चलता है तो मैं पहले इस शरीर को विच्छेदित करूंगा। इस एक सिल्वर मून वुल्फ की कीमत एक शहर जितनी हो सकती है। लुओ फैंग ने आगे कुछ नहीं सोचा और तुरंत हाथ में अपने फेंकने वाले चाकू से विच्छेदन करना शुरू कर दिया। उनका घोस्ट ब्लेड 5वीं सीरीज का है, जो मध्यम स्तर के कमांडरों से लड़ने में सक्षम है। उनके फेंकने वाले चाकू छठी श्रृंखला के थे और उच्च स्तरीय कमांडरों के खिलाफ लड़ सकते थे। लुओ फैंग ने अपने फेंकने वाले चाकू से सिल्वर मून वुल्फ के घायल, फटे हुए पेट की ओर बेरहमी से वार किया। लुओ फैंग ने घूर कर देखा। फर बहुत पहले ही फट चुका था और फिर भी उसकी पूरी ताकत उसके आधे हिस्से को भी नहीं काट पा रही थी। क्या ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं है? किसी ऐसे राक्षस का विच्छेदन करना बेहद कठिन है जो घायल नहीं है, लेकिन एक बार जब उन्हें बड़ा घाव हो जाता है तो ये बहुत आसान हो जाता है। अफसोस की बात है, लुओ फैंग की ताकत एक उच्च स्तरीय कमांडर की लाश को काटने के लिए पर्याप्त नहीं है। बकवास, ऐसा लगता है कि इस राक्षस का चीरफाड़ करना भी मुश्किल है। लुओ फैंग हंसा। फिर उसने तुरंत फेंकने वाले एक चाकू पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति की शक्ति उसकी भुजा की शक्ति से कहीं अधिक प्रबल थी। पुच्छी, फ्लोटिंग चाकू को विभाजित फर के साथ काटा गया। जैसे जैसे घाव धीरे धीरे बढ़ता गया, एक CHI ध्वनि गूंजने लगी। जब मैं अपने चाकू को नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर रहा हूं तब भी ये बहुत थका देने वाला है। लुओ फैंग आश्चर्यचकित था। उसके दिल की धड़कन के साथ नियंत्रित फेंकने वाला चाकू फर के एक महीन टुकड़े की ओर तेजी से छेदा गया। सिल्वर मून वुल्फ की पीठ थोड़ी मुड़ी हुई थी, लेकिन फर पर चोट का कोई निशान नहीं दिखा। लुओ फैंग चौंका। ये बिल्कुल पागलपन है। इस बार मेरी किस्मत सचमुच बहुत खराब थी। लुओ फैंग हॉन्फने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इसकी गति प्रकाश की गति के करीब थी और यह बहुत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि इसके महंगे फर की सुरक्षा भी आश्चर्यजनक रूप से अधिक है। यदि यह सही स्थिति में होता तो संभवतः मेरी जीत की केवल 20 से 30% संभावना होती। यदि लुओ फैंग ने इसके साथ अपनी चरम स्थिति में लड़ाई की तो उसके फेंकने वाले चाकू केवल आंख, कान, नाक और फर के कमजोर हिस्सों पर हमला कर सकते हैं। हालांकि सिल्वर मून वुल्फ की चपलता के साथ लुओ फैंग की जीत की संभावना वास्तव में बहुत कम थी। जीत की 20 से 30% संभावना पहले से ही बहुत अच्छी है। हुआला, लुओ फैंग तेजी से अलग हो गया। सबसे पहले उसने रहस्यमय और महंगे फर की खाल उतारी और फिर सिल्वर मून वुल्फ के सख्त पंजे काट दिए। इन पंजों का उपयोग उच्च ग्रेड के लुओ मिश्र धातु बनाने में सामग्री के रूप में किया जाता है, इसलिए ये उतने ही महंगे हैं। वहाँ सिल्वर मून वुल्फ की बेहद सख्त खोपड़ी, नुकीले दांत और उसकी विशेष 2 आंखें भी हैं। यदि ये किसी लायक था तो लुओ फैंग ने इसे विच्छेदित किया और अपने बैग में रख लिया। मनुष्यों द्वारा किए गए कई विशेष आविष्कार विभिन्न राक्षसों की सामग्री पर आधारित हैं। उन्हें सब मिल गया। लुओ फैंग ने गहरी लंबी सांस ली। सिल्वर मून वुल्फ की बड़ी लाश में केवल मांस का ढेर बचा था। लुओ फैंग ने अपने फेंके हुए चाकू को वापस अपनी जांघ पर ले जाया और आह भरी। उसने इस सिल्वर मून वुल्फ से लड़ने में बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, लेकिन उसने शव को विच्छेदित करने में इसका 10 गुना उपयोग किया। कोई बात नहीं, यह एक बड़ी दौड़ है।
इस बार मुझे काफी पैसे भी मिल सकते हैं, लुओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फायर हैमर दस्ता युद्ध में प्रत्येक सदस्य के योगदान के अनुसार धन बांटता है। भले ही आप ताकतवर हों, अगर आप किसी राक्षस का शिकार करने में मदद नहीं करते हैं, तो लड़ाकू दस्ता स्वाभाविक रूप से आपको कोई पैसा नहीं देगा। और लुओ फेंग ने अकेले ही इस सिल्वर मून भेड़िए को मार डाला, तो लुओ फेंग को वास्तव में बहुत सारा पैसा मिलेगा। अगर किसी ने मुझे इस सिल्वर मून वुल्फ की लाश के पास पाया, तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, लुओ फेंग ने हंसते हुए कहा। यहाँ तक कि एक उन्नत सरदार भी शायद सिल्वर मून वुल्फ को भारी चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं होगा। ये संभवतः वारगॉट स्तर का लड़ाकू विमान था, और फर पर एक ट्रैकिंग सिग्नल भी था। अच्छी बात है कि मुझे इससे छुटकारा मिल गया। लुओ फेंग एक ऐसे लड़ाकू को दुश्मन नहीं बनाना चाहता था जो सिल्वर मून वुल्फ को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था। तो भागो, लुओ फेंग तेजी से चला गया, और केवल मांस का ढेर बचा था। अंधेरी रात में बाघ का दस्ता सावधानी से शहर में राक्षस के इलाके में आगे बढ़ा। साले, वह शिकारी इस देहाती शहर में इधर उधर घूमता रहता है। चूंकि यह एक कमांडर स्तर का राक्षस है, अन्य राक्षस इसे क्रोधित करने से बहुत डरते हैं। हालांकि हम केवल धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकते हैं। झांग जीहू के बगल में चल रहे एक मोटे गंजे आदमी ने शाप दिया, जब हम इस शिकारी को मार डालेंगे तो मैं इसका मांस भूनकर खाऊंगा। अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो मैं अपने गुस्से से छुटकारा नहीं पा सकूंगा। झांग जीहू मुस्कुराए और किनारे पर हंसे। चिंता मत करो, हमारा ट्रैकिंग सिग्नल उस शिकारी पर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां तक भागती है। शिकारी कहाँ है? टाइगर फैंग दस्ते के कप्तान ने धीमी आवाज में पूछा। कप्तान, शिकारी हमसे लगभग 13 मील दूर है, लेकिन वह अब आगे नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है कि वह वहां आराम कर रहा हो, गर्म हथियार उपयोग करता। डोंगजी हंसा जब उसने अपनी ट्रैकिंग मशीन पकड़ रखी थी। इस समय बाघ के फंग दस्ते के सदस्यों ने जयकार की। ये हिल नहीं रहा है। आराम कर रहे हो? हाँ हाँ, उन्हें डर था कि शिकारी सिल्वर मून वुल्फ भाग जाएगा। झांग जीहू ने हंसते हुए कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि सिल्वर मून वुल्फ सोचता है कि वह एक सुरक्षित स्थान पर छिपा है और ठीक होने के लिए तैयार हो रहा है। बहुत बुरा है कि उसे हमारी शक्ति का पता नहीं है। जाना, हम यह मौका नहीं चूक सकते। ये यहाँ से केवल 13 मील दूर है, इसलिए हम जल्दी से वहां पहुंच जाएंगे। टाइगर फैंग दस्ते के कप्तान की आंखें चमक उठी और उन्होंने धीरे से कहा, हर कोई तेजी से आगे बढ़े। शायद इस बार हम शिकारी को मारने में सफल हो जाएंगे। बाघ का दस्ता और भी अधिक गति से आगे बढ़ने लगा। भले ही राक्षस शहर के चारों ओर हों, अगर वे भागते हैं तो एक लड़ाकू दस्ता लगभग आधे घंटे में 13 मील की दूरी तय करने में सक्षम होगा। लगभग 40 मिनट बाद आगे सिल्वर मून वुल्फ का विश्राम स्थल है। सभी लोग सावधान रहें। टाइगर फैंग दस्ते के कप्तान ने थोड़ा सा अपना हाथ हिलाया और टाइगर फैंग दस्ते के 6 सदस्य तुरंत 2 समूहों में विभाजित हो गए और अलग अलग दिशाओं से लक्ष्य के चारों ओर चले गए। उन्होंने धीरे धीरे उस स्थान को घेर लिया जहां ट्रैकिंग मशीन प्रदर्शित होती थी। किसी को एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सिल्वर मून वुल्फ बहुत संवेदनशील होता है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। सभी लोग बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। जाना, टाइगर फैंग कप्तान ने अपना हाथ लहराया और सिग्नल प्राप्त करने वाला दूसरा दस्ता उसी समय आगे बढ़ गया। वाह वाह वाह! दोनों दस्ते 2 दिशाओं से, एक आगे से और एक पीछे से, गली में घुसे। वे घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर थे। 6 सदस्यों ने उस स्थान की ओर देखा जहां सिल्वर मून वुल्फ होना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं देखा, केवल हवा में खून की हल्की सी गंध। टाइगर फैंग कप्तान का चेहरा बदल गया। अच्छा नहीं है। बाघ के विषैले दस्ते के लगभग सभी सदस्य मांस के ढेर की ओर दौड़ पड़े। मांस के ढेर के बगल में कुछ चांदी के बाल थे। लानत है, झांग जीहू ने उसके बाल पकड़ते हुए उसे शाप दिया। किसी ने इसे चुरा लिया। लुओ फैंग को पता था कि लड़ाकू दस्ते भारी रूप से घायल राक्षसों पर ट्रैकिंग सिग्नल छोड़ते हैं। चूंकि सिल्वर मून वुल्फ गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए उस पर ट्रैकिंग सिग्नल होने की अत्यधिक संभावना थी। इसलिए उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसे स्कैन किया और इसके फर पर कुछ पाया और सीधे इसे काट दिया। हरामी, टाइगर फैंग कैप्टन ने गंभीर चेहरे के साथ अपने दांत भींच लिए। ये सब समय बिना कुछ लिए। एक आंख वाले अधेड़ का चेहरा डूब गया। जाओ। जैसे ही टाइगर फैंग कैप्टन की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी, उसने आदेश दिया, एक बाघ से खाना चुराने की हिम्मत करो। वे हमारी चीजें चुराकर मौत मांग रहे हैं। उस लड़ाकू दस्ते ने अभी अभी शरीर को विच्छेदित किया है और संभवतः सुरक्षित रहने के लिए पुनः आपूर्ति बेस पर वापस चला जाएगा। तो
टाइगर फैंग स्क्वाड के भाइयों, आइए जितनी जल्दी हो सके पुनः आपूर्ति बेस की ओर वापस दौड़ें। जब हम उन्हें पकड़ लेंगे तो हम इसे उनसे वापस चुरा लेंगे। हाँ कप्तान, पांचों सदस्यों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। प्रस्थान। टाइगर फैंग के कप्तान ने जानलेवा तरीके से अपना हाथ लहराया और टाइगर फैंग दस्ते के अन्य सदस्य, जो बिल्कुल पागल थे, तुरंत अपने कप्तान के पीछे पीछे पुनः आपूर्ति बेस की ओर चले गए। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय। संपर्क टॉस साइट मैप। निगल लिया तारा। C14 पुनः आपूर्ति आधार। खंड 3 अध्याय 14 पुनः पूर्ति आधार। तारों वाली रात। तारों से भरे आकाश के नीचे एक छाया, मानो काली बिजली, बर्बाद हुई देहाती स्तर के शहर में आगे बढ़ी। कभी कभी यह सड़क के किनारे दौड़ता है और कभी कभी इसे आवासीय क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ ही क्षणों में ये 6 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, जहां फायर हैमर दस्ते के सदस्य रहते थे। लुओ फैंग यहाँ है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वह घायल नहीं है। फायर हैमर दस्ते के सदस्यों ने अपनी दूरबीन से लुओ फैंग को आवासीय अपार्टमेंट की सीढ़ी में प्रवेश करते देखा। कुछ देर बाद लुओ फैंग छत पर आ गया। कैप्टन, भाई चेन, चिल्लाते हुए लुओ फैंग हंसे। कोई चोट नहीं, हम बुरा नहीं है। तो ये कैसे हुआ? क्या आप सिल्वर मून वुल्फ को मारने में सक्षम थे? कप्तान गाओ फैंग कितने भी शांत स्वभाव के क्यों न हो, वह ये सवाल पूछने से पीछे नहीं हट सके। चेंगू, वे जिया भाई और यहाँ तक कि झांक के, जो अभी भी फर्श पर लेटे हुए थे, ने लुओ फैंग को उम्मीद से देखा। चेंगू ने खुशी से कहा, ऐसा लगता है जैसे लुओ फैंग का बैकपैक बड़ा हो गया है। लुओ फैंग हंसे। भाई चेन, तुम्हारी आंखें निश्चित रूप से जहरीली हैं। हाँ, मैंने अभी अभी सिल्वर मून वुल्फ को मार डाला है। मैंने उसका विच्छेदन किया और सामान अपने बैग में रख लिया। तुमने सचमुच इसे मार डाला? फायर हैमर दस्ते के सदस्यों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक चांदी का चांद भेड़िया, भेड़ियों का राजा। नियमित भेड़िया प्रकार के राक्षस पहले से ही दुर्लभ थे। मैं इस बार भी भाग्यशाली निकला। लुओ फैंग ये कहने से खुद को रोक नहीं सका, मुझे डर है कि इस सिल्वर मून वुल्फ की गति ध्वनि की गति तक पहुंच गई है। उसकी आक्रमण शक्ति भी बेतुकी थी और उसका फर भयानक रूप से कठोर था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि यह पहली बार में गंभीर रूप से घायल हो गया था और इसके पेट पर एक बड़ा घाव था, तो मेरे लिए इसे मारना बहुत मुश्किल होता। इसकी गति ध्वनि की गति के करीब पहुंच गई। चेंगू ने घूर कर देखा। ये बेतुका है। आप भेड़ियों के राजा से क्या उम्मीद करेंगे? यह एक निम्न स्तर के सुअर प्रकार के गिरोह के नेता के बराबर हो सकता है, वे टाई ने आश्चर्य से कहा। अच्छा नहीं। गाओ फैंग का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। लुओ फैंग कप्तान से हैरान थे। कैप्टन, क्या गलत है? क्या हुआ? लुओ फैंग का अनुसरण किया। सिल्वर मून वुल्फ पहले से ही भारी रूप से घायल था, इसलिए मुझे यकीन है कि उसने अतीत में किसी मानव लड़ाकू दस्ते के साथ लड़ाई की थी। गाओ फैंग ने जल्दी से कहा। जिस लड़ाकू दस्ते ने उससे लड़ाई की, उसने शायद उसके फर पर एक ट्रैकिंग सिग्नल छोड़ दिया होगा। अगर ये लड़ाकू दस्ता हमारा पीछा करे और हमें पा ले, तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। चेंगू ने सुना और चौंक भी गया। हाँ, हम एक ऐसे लड़ाकू दस्ते के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते जो सिल्वर मून वुल्फ को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। हो सकता है कोई वारगॉट स्तर का लड़ाकू हो। जब लुओ फैंग ने ये सुना, तो वह राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका। कैप्टन, चिंता मत करो। हो सकता है कि मेरे पास ज्यादा अनुभव न हो, लेकिन मैंने स्वाभाविक रूप से कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में बहुत शोध किया जो मुझे पहली बार जंगल में प्रवेश करने से पहले जानना चाहिए। सिल्वर मून वुल्फ को मारने के बाद मैंने उसकी जांच की और वास्तव में उस पर एक ट्रैकिंग सिग्नल था। मैंने फर के उस हिस्से को काट दिया जिस पर वह था, लुओ फैंग ने कहा। ये सुनने के बाद ही गाओ फैंग और चेंगू को आराम मिला। वे एक नौसिखिया के रूप में लुओ फैंग के अनुभव की कमी के बारे में चिंतित थे। चूंकि उन्होंने किसी और के भारी रूप से घायल राक्षस को चुरा लिया है, यदि वे पीछा करने में सफल हो जाते हैं तो एक समस्या होगी। झांक के गंभीर रूप से घायल है, इसलिए हमारा दस्ता जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। सब लोग यहीं आराम करें। जब कल उजाला होगा, हम पुनः आपूर्ति बेस पर प्रस्थान करेंगे, गाओ फैंग ने कहा। हाँ, कप्तान, समूह ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। दूसरे दिन की सुबह, फायर हैमर दस्ता चुपचाप #02001 देश स्तरीय शहर से निकल गया और पुराने राजमार्ग के साथ पुनः आपूर्ति बेस की ओर चला गया। सैन्य क्षेत्र के पुनः आपूर्ति बेस में, भाई हे,
झांग जीहू पुनः आपूर्ति केंद्र के एक कोने में बड़ी मूंछों वाले कुछ जानवरों के साथ धूम्रपान कर रहा था और बातचीत कर रहा था। क्या आपने हाल ही में फायर हैमर दस्ते के किसी सदस्य को लौटते देखा है? भाड़ में जाओ, उस छोटे झींगा लुओफेंग ने मेरे 100 करोड़ बर्बाद करवा दिए। अगर मैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा तो मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। अभी तक नहीं। रजिस्ट्री के अनुसार फायर हैमर दस्ते की वापसी की कोई खबर नहीं है। बड़ी मूंछों वाला जानवर हंसा। टाइगर, अगर उस लुओफेंग ने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया तो तुम्हें उसे जंगल में सबक सिखाना होगा। आपको पुनः आपूर्ति आधार पर कार्रवाई करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बेशक मुझे ये पता है, मैं अभी मरना नहीं चाहता, झांग जीहू ने हंसते हुए कहा। सरकार की सेना पर्दे के पीछे से मुख्यालय शहरों और सैन्य क्षेत्रों का प्रबंधन करती है। चाहे लड़ाके एक दूसरे से कितनी भी नफरत करें, वे सैन्य क्षेत्रों में लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो दुखद परिणाम होंगे। वास्तव में पुनः आपूर्ति करने वाले अड्डे सेना द्वारा खींचे गए छोटे क्षेत्र हैं, इसलिए वे वहां सुरक्षा और बाकी सभी चीजों का प्रबंधन करते हैं। भाई हे, जब लुओफेंग वापस आएगा तो मुझे फोन करना, झांग जीहू ने हंसते हुए कहा। जरूर, कोई बात नहीं, बड़ी मूंछों वाला जानवर हंसा। झांग जीहू ने अपना सिगरेट बट फर्श पर फेंका, उस पर पैर रखा और फिर हंसे। ठीक है भाई, मैं चला गया, बाद में बात करते हैं। इसके बाद झांग जीहू ने पुनः आपूर्ति बेस में आगे बढ़ना जारी रखा। इसे आधार कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसका माहौल आवासीय सेक्टर जैसा है। झांग जीहू तुरंत पुनः आपूर्ति अड्डे के द्वार के पास एक बड़े पेड़ के नीचे दस्ते के अन्य 2 सदस्यों से मिले। ये कैसा है, बाघ? एक आंख वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। अभी तक नहीं लौटा, बिल्कुल कोई खबर नहीं है, झांग जीहू मुस्कुराया। अधेड़ उम्र का गंजा आदमी थोड़ा हंसा। यदि उनमें से एक भी अभी तक वापस नहीं आया है तो मुझे यकीन है कि वे सभी राक्षसों की भीड़ में मर गए। यह अच्छा है, अगर वे सभी मर जाएं तो कोई परेशानी नहीं होगी। टाइगर फैंग दस्ता फायर हैमर दस्ते से बिल्कुल भी नहीं डरता था, लेकिन अगर फायर हैमर दस्ते का कोई भी सदस्य बच गया तो थोड़ी परेशानी होगी। फायर हैमर स्क्वाड, अगर आप किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं तो उस लुओफेंग को दोष दें, झांग जीहू ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। मुझसे पैसे खर्च कराने की हिम्मत की? अरे हाँ, क्या तुम लोगों को पता चला कि हमारा शिकारी किसने चुराया? नहीं, एक आंख वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। कोई खबर नहीं। कैप्टन इस समय कमरे में गुस्से से पी रहा है। गंजे आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है कि चूंकि हम रास्ते में उनसे नहीं मिल पाए हैं, इसलिए शायद ये पता लगाने की कोई संभावना नहीं है कि हमारा शिकारी किसने चुराया। अचानक उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया जब उसने पुनः आपूर्ति बेस के दूर के गेट को देखा। अन्य 2 ने ये देखा और प्रतिक्रिया में अपना सिर घुमाया, और उनके चेहरे भी पूरी तरह से बदल गए। गाओ फेंग, चेंगू, वे किंग, वे टाई, लुओफेंग और झांग के सभी पुनः आपूर्ति बेस के गेट पर थे। ए नो, बूढ़े गाओ, ऐसा लगता है कि इस बार आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है। गार्डमैन ने झांग के लापता हाथ को देखा और उसे लपेट लिया। भाड़ में जाओ, इसे मत लाओ। राक्षसों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उन बाघ दस्ते के सदस्यों ने हमें नुकसान पहुंचाया। गाओ फैंग को शाप दिया। कैप्टन, टाइगर फैंग स्क्वाड वहां है, चेंगू अचानक भयंकर दहाड़ने लगा। इस समय फायर हैमर दस्ते के सभी सदस्यों ने अपना सिर घुमाया और बहुत दूर एक पेड़ की ठंडी छाया के नीचे 3 लोगों को देखा। इन 3 लोगों को देखने के बाद फायर हैमर दस्ते के सभी सदस्यों के चेहरे पर गुस्सा आ गया। झांक के, जो एक बैकपैक ले जा रहा था और अभी भी पीला था, चिल्लाया, हिलना मत। झांग जीहू और अन्य 2 ने फायर हैमर दस्ते के 6 सदस्यों को देखा और चौंक गए, इसलिए वे दूर जाने लगे। इस मामले में वे अपराधी थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि चेंगू उन्हें देख लेगा। अभी भी दौड़ने की कोशिश कर रहे हो? गाओ फैंग चिल्लाया। फायर हैमर दस्ते के 6 सदस्य दौड़ पड़े, और चिल्लाने से पुनः आपूर्ति बेस में अन्य सेनानियों का ध्यान आकर्षित हुआ। इस समय झांग जीहू और अन्य 2 ने दौड़ना बंद कर दिया। यदि वे वास्तव में भाग गए तो क्या यह उनके गलत कार्यों को स्वीकार करना नहीं होगा? भले ही उन्होंने ऐसा किया, वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। गाओ फैंग, आप किस लिए चिल्ला रहे हैं? एक आंख वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है ये कहाँ है? यह एक सैन्य क्षेत्र है, लड़ाकों के लिए पुनः आपूर्ति का आधार है। क्या यह ऐसी जगह है जहां आप बेतहाशा हरकत कर सकते हैं? गंजा आदमी ठिठुरते हुए हंसा। अगर तुम जंगली व्यवहार करना चाहते हो तो पहले जगह देखो। चाहे कुछ भी हो, आप पीछे नहीं हट सकते। अभी भी अहंकारी व्यवहार कर रहे हो।
गाओ फैंग के दोनों हाथ हथौड़े की ओर बढ़े। उसने अपने हथौड़े घुमाए और लाल आंखों से उन पर बेरहमी से हमला किया। आप पिटाई के लिए कह रहे हैं? एक आंख वाले अधेड़ उम्र के आदमी, झांग जीहू और गंजे आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे गलत थे। बीप बीप बीप, एक कान छेदने वाली सीटी बजी और 12 वर्दीधारी आदमी अलग हो गए और दूर से आ धमके। दस्ते का कप्तान चिल्लाया, अपना हथियार नीचे रख दो। पुनः आपूर्ति बेस में कोई लड़ाई नहीं होगी, अन्यथा हमारे गार्डों को तुम्हें मारने का अधिकार है। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C15 लूट का बंटवारा खंड 3 अध्याय 15 लूट का बंटवारा। चिल्लाने और सीटी की आवाज ने इस क्षेत्र में काफी लड़ाकों को आकर्षित किया। ये फायर हैमर स्क्वाड है, टाइगर फैंग स्क्वाड के लोगों के खिलाफ। वे बहस कैसे कर रहे हैं? सेनानियों पर चर्चा की। जियांगनान शहर में फायर हैमर स्क्वाड और टाइगर फैंग स्क्वाड काफी प्रसिद्ध थे। पुनः आपूर्ति बेस के गार्डों के आदेश के तहत फायर हैमर दस्ते ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया, क्योंकि किसी को भी सेना के अधिकार को चुनौती देने की अनुमति नहीं है। रुकना, एक आक्रामक चिल्लाहट। लुओ फैंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक पतला आदमी बाघ के दांत वाले दस्ते के अन्य 2 सदस्यों को ला रहा है। चेंग गू ने लुओ फैंग के पास चुपचाप कहा, लुओ फैंग, ये टाइगर फैंग दस्ते पानिया का कप्तान है। उसका उपनाम टाइगर फैंग है और वह अपने हथियार के रूप में कृपान का उपयोग करता है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप खिलवाड़ करना चाहेंगे। लुओ फैंग आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। ये छोटा, पतला और दिखने में महत्वहीन आदमी वास्तव में टाइगर फैंग दस्ते का कप्तान था। टाइगर फैंग। लुओ फैंग ने ध्यान से उस आदमी टाइगर फैंग को देखा। फिर उसकी नजर झांग जीहू की ओर चली गई, जो उसके कप्तान के पीछे था। जब लुओ फैंग की नजर झांग जीहू पर पड़ी तो झांग जीहू मुस्कुराया। फिर वह अपने आप पर ठिठुरते हुए हंसा, अहंकारी बने रहो झांग जीहू। मैं न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे बाघ दंत दस्ते को भी कष्ट पहुंचाऊंगा। मेरे शब्दों को अंकित कर लो। जंगल में प्रवेश करने से पहले लुओ फैंग ने सोचा कि झांग हाओ बाई द्वारा उसके हाथ और पैर तोड़ने का प्रयास क्रूर था। अब जब वह अपनी वर्तमान स्थिति को देखता है, टाइगर फैंग दस्ते को उसके प्रति केवल थोड़ी सी नफरत थी, और फिर भी उन्होंने उसके पूरे दस्ते को खत्म करने की कोशिश की और दिखावा किया कि कुछ हुआ ही नहीं। झांग हाओ बाई ने जो किया वह बाघ के फैंग दस्ते के कार्यों की तुलना में कुछ भी नहीं था। कप्तान, कप्तान। झांग जीहू और अन्य 2 अपने कप्तान के पीछे खड़े थे। एक बड़ी भीड़ बाघ के दंत दस्ते और फायर हैमर दस्ते के बीच गतिरोध को देख रही थी। उस समय गश्ती दल के कप्तान ने बेरुखी से कहा, गाओ फैंग, पैन्या, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपको क्या चर्चा करनी है। हालांकि यदि आप दोनों में से कोई भी कार्रवाई करता है तो मुझे दोष न दें। भाइयों, चलो चलें। कप्तान ने अपना हाथ हिलाया, क्योंकि वह देखने में बहुत आलसी था। अपनी चेतावनी से उन्हें पूरा यकीन था कि ये लोग गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। टाइगर फैंग। गाओ फैंग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, तुम निश्चित रूप से क्रूर हो। मैं, गाओ फैंग, निश्चित रूप से आपको कम आंका। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना क्रूर और भयावह काम करोगे। सबसे पहले आपने दूर से गुप्त रूप से स्नाइपर राइफल से हम पर हमला किया, और फिर आपने हमारे दस्ते को घेरने के लिए राक्षसों की एक भीड़ को आकर्षित किया, जिससे हमें बचने का लगभग कोई मौका नहीं मिला। जब तक कोई शक्तिशाली व्यक्ति आकर हमें नहीं बचाता, हमारा दस्ता नष्ट हो जाता। जो लड़ाके देख रहे थे वे अचानक हंगामा करने लगे। बाघ का दंत दस्ता बहुत क्रूर था। गाओ फैंग, बकवास मत करो, टाइगर फैंग कप्तान ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, मेरे टाइगर फैंग दस्ते ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए इसका दोष हमारे दस्ते पर मत डालो। चाहे कुछ भी हो, वे स्वीकार नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। एक बार जब वे इसे स्वीकार कर लेते हैं तो उनका टाइगर फैंग दस्ता बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। गाओ फैंग ने उदास चेहरे के साथ कहा, आपके स्नाइपर राइफल की एक गोली से मेरे भाई की बाह में चोट लग गई। अगर मैंने कहा कि हमने नहीं किया तो हमने नहीं किया, टाइगर फैंग कैप्टन ने उदासीनता से कहा। यदि आपके पास सबूत है तो इसे सुरक्षा एजेंसी के पास लाएं और उन्हें निर्णय लेने दें। अपनी बकवास यहाँ मत फैलाओ। भाइयों, चलो चलें। टाइगर फैंग दस्ते का कप्तान सीधा साधा था और फायर हैमर दस्ते से ज्यादा बात करने को तैयार नहीं था। गाओ फैंग, चेंग गू और अन्य सभी के चेहरे बदसूरत थे और लुओ फैंग गुस्से में अपने दांत भींच रहा था। हालांकि लुओ फैंग स्पष्ट था, उनके ग्रुप के पास किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं था।
हालांकि जंगल में मूल्यवान खजाने के लिए लड़ाकों द्वारा एक दूसरे को मारने के कई मामले हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश किसी भी प्रकार का सबूत नहीं ला सकते हैं। चूंकि कोई सबूत नहीं है, डोजो ऑफ लिमिट्स मदद नहीं कर पाएगा। हम चलो चलें, गाओ फैंग को आदेश दिया क्योंकि उसने बाघ के फैंग दस्ते को जाते हुए उदासीनता से देखा। फायर हैमर दस्ते के सदस्य उनके चले जाने पर केवल अपने गुस्से पर ही काबू रख सके। पुनः आपूर्ति आधार #9 विला फायर हैमर दस्ते का अस्थायी विश्राम स्थल बन जाएगा। कैप्टन, अब गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, लुओ फैंग ने कहा। हम उन टाइगर फैंग दस्ते के सदस्यों को गर्व का क्षण दे सकते हैं। जंगल में प्रवेश करने के बाद उनसे निपटने में देर नहीं होगी। लुओ फैंग के शब्दों के कारण फायर हैमर दस्ते के क्रोधित सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चेंगू ने लुओ फैंग के कंधे को थपथपाया। हाँ, हमारी टीम में तुम हो, लुओ फैंग। उन्हें नष्ट करना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ तक कि एक सज्जन व्यक्ति को अपना बदला लेने के लिए 10 साल भी देर नहीं होगी, गाओ फैंग ने हंसते हुए कहा। और हमें वैसे भी बहुत लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लुओ फैंग के साथ बाघ का पंजा दस्ता बर्बाद हो गया है। इस समय फायर हैमर दस्ते के सभी सदस्य मुस्कुरा रहे थे, और यहाँ तक कि झांक ने भी राहत की सांस ली। सभी आध्यात्मिक पाठकों का अपना तीव्र विकास काल होता है। लुओ फैंग की क्षमता पहले से ही भयानक है, और यह बढ़ती रहेगी। आप कह सकते हैं कि बाघ के विषैले दस्ते को वस्तुतः कोई उम्मीद नहीं है। टाइगर फैंग दस्ते को एक तरफ रख दे, आइए राक्षसों का शिकार करने से मिली लूट से निपटे, गाओ फैंग ने कहा। भले ही हम इस बार बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं गए, हमने 4 कमांडर स्तर के राक्षसों का शिकार किया, एक खून का प्यासा टैंक, एक 2 पूंछ वाला ऑसिलॉट, एक शेर मास्टिफ और एक शिकारी। पुनः आपूर्ति बेस पर वापस अपनी यात्रा पर लुओ फैंग और अन्य को एक निम्न स्तर के कमांडर स्तर के शेर मास्टिफ राक्षस का सामना करना पड़ा। लुओ फैंग और गाओ फैंग के साथ उन्होंने इसे आसानी से मार डाला। हालांकि पुनः आपूर्ति का आधार इतना बड़ा नहीं है, इसलिए यदि हम शिकारी की सामग्री को बाहर लाएंगे और बेचने का प्रयास करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। उस समय हम उस लड़ाकू दस्ते का ध्यान आकर्षित करेंगे जिसने सिल्वर मून वुल्फ को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, गाओ फैंग ने गंभीरता से कहा। हाँ, चेंगू ने सहमति में सिर हिलाया। जब तक हम शिकारियों की सामग्री बेचने के लिए शहर वापस नहीं आते तब तक प्रतीक्षा करें। हम अन्य राक्षसों की सामग्री यहाँ बेचेंगे। एक लड़ाकू दस्ते के लिए सैनिक स्तर के राक्षस पैसे के लायक नहीं हैं, बल्कि कमांडर स्तर के राक्षस हैं। कहने की जरूरत नहीं है, हर भयावह गिरोह के नेता स्तर के राक्षस 1 टन के लायक हैं। जहां तक उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के सिल्वर मून वुल्फ की बात है, यह न केवल दुर्लभ राक्षस हैं, बल्कि भेड़ियों के राजा भी हैं। इसकी कीमत निश्चित रूप से एक सामान्य निम्न स्तर के भीड़ नेता के बराबर होगी, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत अधिक होगी। सभी लोग खाएं और आराम करें, हम उन्हें बाद में बेच देंगे, गाओ फैंग मुस्कुराए। खाने के बाद फायर हैमर दस्ते के 6 सदस्यों ने एचआर गठबंधन के प्रतिनिधि को पाया और सीधे उसे राक्षसों की सामग्री बेच दी। सिल्वर मून वुल्फ की सामग्री के अलावा उन्होंने सब कुछ बेच दिया। एनोविला में फायर हैमर दस्ता एक कंप्यूटर के आसपास मंडरा रहा था और पैसे बांट रहा था। लुओ फैंग ने सैनिक स्तर के राक्षसों से कई सामग्रियां एकत्र की, चाहे वे जी स्तर के हों या एफ स्तर के। औसतन प्रत्येक सैनिक स्तर के राक्षस की सामग्री की कीमत 6000 होती है। दूसरे शब्दों में, लुओ फैंग को सैनिक स्तर के राक्षसों से लगभग 120,000 मिलते हैं। कप्तान पैसे बांट रहा था। वे टाई ने 12 सैनिक स्तर के राक्षसों से सामग्री एकत्र की, और वे सभी एफ स्तर के हैं। औसतन उनमें से प्रत्येक की कीमत लगभग 8000 है, इसलिए ये कुल मिलाकर लगभग 100,000 है। वेई किंग ने सैनिक स्तर के राक्षसों से जितनी सामग्री एकत्र की, झांके ने 11 अलग अलग सैनिक स्तर के राक्षसों से सामग्री एकत्र की। ठीक है, आगे हम कमांडर स्तर के राक्षसों से लूट का माल बांटेंगे। ट्विन टेल्ड ओसेलॉट की सभी सामग्रियों की कीमत लगभग 12 मिलियन थी। गाओ फैंग ने समूह की ओर देखा। मैंने इसका शिकार करने में अधिकांश काम किया। यदि कोई दुर्घटना नहीं होती तो मुझे इसका 60% मिलता, लेकिन इसे मारने के बाद हम पर राक्षसों की भीड़ ने हमला किया और लुओ फैंग ने हम सभी को बचा लिया। लुओ फैंग ने बहुत मदद की, और झांके को एक गंभीर घाव मिला, इसलिए चूंकि वह विकलांग है, इसलिए उसे इस कमांडर स्तर के राक्षस से 60% पैसा मिलेगा। मुझे 10% मिलेगा, लुओ फैंग को 15% मिलेगा, और वेई टाई, वेई किंग और चेंगू प्रत्येक को 5% मिलेंगे। किसी को कोई शिकायत नहीं है ना? गाओ फैंग ने कहा। कोई शिकायत नहीं, लुओ फैंग ने सिर हिलाया।
लड़ाकू दस्तों में एक नियम यह है कि यदि कोई युद्ध के कारण विकलांग हो जाता है तो उसे लूट का 60% हिस्सा मिलता है। ये भी एक प्रकार की सब्सिडी के रूप में गिना जाता है। तो इस 12 मिलियन में से 7.2 मिलियन झांके को, 1.8 मिलियन लुओ फेंग को जाते हैं। मुझे 1.2 मिलियन मिलते हैं। चेन गू और अन्य को प्रत्येक को 600,000 मिलते हैं। गाओ फैंग ने संख्याएं दर्ज की। जिस लान मास्टिफ राक्षस को हमने रास्ते में मारा था उसकी कीमत 10 मिलियन थी। इस लड़ाई में सभी ने काफी योगदान दिया, इसलिए मुझे और लुओ फेंग प्रत्येक को 30% मिले। चेन गू, वे टाई, वे क्विंग और झांक के प्रत्येक को 10% मिलते हैं। कोई शिकायत नहीं है ना? सभी ने सिर हिलाया। दरअसल झांकी ने उस लड़ाई में कुछ नहीं किया, लेकिन हर कोई उसे कुछ पैसे देना चाहता था। झांकी ने खुद कुछ नहीं कहा। एक लड़ाकू दस्ता काफी दयालु होता है। लुओ फेंग और मुझे प्रत्येक को 3 मिलियन मिलते हैं और अन्य को प्रत्येक को 1 मिलियन मिलते हैं। गाओ फेंग थोड़ा मुस्कुराए। खून का प्यासा टैंक सबसे अधिक पैसे का था, ये 16 मिलियन तक पहुंच गया। चेंग गू ने सबसे अधिक काम किया, उसने इसे एक ही झटके में मार डाला, इसलिए उसे 60% मिलता है। बाकी सभी ने भी योगदान दिया, इसलिए लुओ फेंग, वे टाई, वे किंग और झांग के प्रत्येक को 10% मिलता है। मुझे शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से गाओ फेंग लड़ाकू दस्ते में सबसे अमीर व्यक्ति थे। आमतौर पर कमांडर स्तर के राक्षस का शिकार करते समय गाओ फेंग ने अधिकांश काम किया। तो इन सभी वर्षों में गाओ फेंग की कमाई बाकी सभी की तुलना में 10 गुना अधिक हो सकती है। यही कारण है कि अगर गाओ फेंग किसी लड़ाई में कुछ खास नहीं कर पाता तो वह काफी विनम्र रहता है। दूसरे शब्दों में चेन गू को 9.6 मिलियन मिलते हैं। झांग के, लुओ फेंग, वे किंग और वे टाई प्रत्येक को 1.6 मिलियन मिलते हैं। कुल मिलाकर चेन गू को 11.26 मिलियन मिलते हैं। लुओ फेंग को 6.52 मिलियन मिलते हैं। मुझे 4.2 मिलियन मिलते हैं। झांकी को 9.91 मिलियन मिलते हैं। वे टाई को 3.3 मिलियन मिलते हैं और वे किंग को 3.32 मिलियन मिलते हैं। गाओ फेंग ने अंतिम कुल की सूचना दी और हंसे। बेशक हमारे पास अभी भी हमारा खजाना है, सिल्वर मून वुल्फ की सामग्री, जो निश्चित रूप से हमें 1 टन कमाएगी। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप।